हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस बाय फरहीन अख्तर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यस, द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे हियर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपको बहुत ही बेसिक से चैप्टर की डीप नॉलेज देंगे हम। ओके, सो बच्चों, इंटरेस्टिंगली देखा जाए ना तो ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में भी ना बहुत अच्छा वेटेज रखता है, तो आपको इसकी डीप नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बट आई गारंटी यू ऑल कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस न्यू चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर? लेट्स स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू लर्न? लेट्स बिगिन इट। चलिए समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके, सो एनिमल्स के केस में ना हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए दो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपका एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीजें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड आपकी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विसरल नर्व्स, मतलब जितने भी आपके नर्व्स होती हैं, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व क्या होता है? क्रेनियल, क्रेनियल मीन्स होता है आपका, ये वर्ड आपका क्रेनियम से आया है और क्रेनियम वर्ड का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। ठीक है, सो जो ब्रेन से एसोसिएटेड है ना बच्चों, नर्व्स जो ब्रेन से एसोसिएटेड है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, दूसरा है आपका स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स मतलब जो स्पाइनल कोड से निकल रही है, दैट इज स्पाइनल नर्व्स। विसरल नर्व्स जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स से निकल रही है। ठीक है, विसरल। ओके, सो दीज आर व्हाट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, दिस इज एसोसिएटेड विद हॉर्मोन्स। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपके इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपका टर्म जो आपको सीखना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से क्या समझते हैं? चलिए हम इसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। आप सभी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के साथ साथ में उसके नोट्स भी बना रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। एंड साथ में आप इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ भी रहे हैं ना। सो आप आंखों से लेक्चर को देख रहे हैं, ईयर्स है आपके जो लेक्चर को सुन रहे हैं, आपके हैंड्स जो हैं इस वक्त में लेक्चर के नोट्स बना रहे हैं, एंड आपका जो ब्रेन है वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा है। सो आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, आपका ब्रेन, आपका हैंड, ये डिफरेंट ऑर्गन एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं, तभी आप लेक्चर को समझ पा रहे हैं ना, तभी आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। सो इसी तरीके से ना हमारे जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ये एक सिस्टमैटिक मैनर में टुगेदर वर्क करते हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, अ प्रॉपर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यही आपका कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट ऑर्गन्स का एक साथ में मिलजुल के काम करना, सिस्टमैटिक मैनर में काम करना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एंड अभी हमने सीखा कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है बच्चों आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस से आप क्या समझते हैं? एनीथिंग, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज स्टिमुलस। ठीक है, एक एग्जांपल से सीखते हैं हम इसको। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है सनफ्लावर की, ये धूप की तरफ बेंड हो रखी है। सो यहाँ पे जो सनफ्लावर है वो अपने आप को बेंड कर लेता है टुवर्ड सनलाइट। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो किसकी वजह से आ रहा है? सनलाइट की वजह से आ रहा है। सो सनलाइट इज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या है? बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड सनलाइट। ओके, सो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपका रिस्पॉन्स करवा रहा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है, दैट इज स्टिमुलस, एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा दैट इज रिस्पॉन्स बेसिकली। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स, कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट चलिए समझते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चों? आपके स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे फ्रॉम इन्वायरमेंट।
अब इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम तो आपके सेंस ऑर्गन्स का होता है कि नहीं? यस और नॉट? यस। आपको इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इससे आपको जो है इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपके सेंस ऑर्गन देते हैं। तो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होने चाहिए? आपके सेंस ऑर्गन में। ऑलराइट बच्चों, वेरी गुड। अब ईयर में जो रिसेप्टर होता है उसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? ईयर से हम फोन पे बात करते हैं ना, तो ईयर इज फोन, फोनो रिसेप्टर, ठीक है? कि आपके ईयर में है फोनो रिसेप्टर, आईज में है फोटो रिसेप्टर, स्किन में कौन सा रिसेप्टर है बच्चों? थिग्मो रिसेप्टर, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। सो रिसेप्टर्स आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फ्लो चार्ट, ठीक है? ये आपको कैसे भी करके याद करना है। ईयर, फोनो रिसेप्टर, आईज, फोटो रिसेप्टर, इस तरह से 5 तरह के रिसेप्टर्स है। आपको ये आपका चार्ट है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड। चलिए बच्चों समझते हैं न्यूरॉन के बारे में, ठीक है? सो न्यूरॉन इज द यूनिट विच मेक अप नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन वो इकाई है जिससे मिलके आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये वो यूनिट है जिससे आपका नर्वस सिस्टम बना है। इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है? बच्चों न्यूरॉन के ना मेजर 4 पोर्शंस होते हैं, ठीक है? 4 हिस्से होते हैं न्यूरॉन के। सबसे पहला जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट डेंड्राइट्स, ओके? ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल, ठीक है? आपके इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को रिसीव करने का काम होता है डेंड्राइट का, ठीक है? और डेंड्राइट कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? जो भी मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझने के लिए आपको इमेज पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है? डायग्राम पे फोकस करें, ओके? नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक सेल बॉडी दिखाई दे रही है, ठीक है? सेल बॉडी इज द राउंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस, abundant साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूरॉन को, उसको हम न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं। सो दिस इज अनदर 1 मार्क क्वेश्चन जो आ सकता है पेपर में, ठीक है? सेल बॉडी को क्या पढ़ा हमने? राउंड पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है इसके पास में, एंड ऑल्सो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है? और न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म, ठीक है? नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा एक्सोन। एक्सोन क्या है बच्चों? एक्सोन आपका होता है लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन, कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, ठीक है? एक्सोन का काम होता है इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक पहुंचाना, ठीक है? बीच का कनेक्शन है एक्सोन, ये लंबा होता है और ये इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है। लास्ट पार्ट है बच्चों आपका नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग इज व्हाट? टर्मिनली ब्रांच्ड पोर्शन। ये लास्ट का ब्रांचिंग वाला पार्ट है जिसको आप बोलते हो नर्व एंडिंग, ठीक है? यही मैंने विजुअल में भी शो किया हुआ है आपको। यहाँ पे जो विजुअल अटैच है इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की। और डायग्राम बहुत जरूरी है, पेपर में डायरेक्ट आता है, ठीक है? दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? एक बार ध्यान से इसके डायग्राम को समझ लीजिए और थोड़ा सा विजुअल पे अटेंशन दीजिए। स्टूडेंट्स समझते हैं साइनैप्स के बारे में। साइनैप्स क्या होता है? इट इज बेसिकली गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है? दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। अब क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि आपका जो न्यूरॉन है दैट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इसी न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। अब एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, देयर आर मल्टीपल न्यूरॉन्स, है ना? तो बच्चों दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है? अब इमेज को देखें, यहाँ पे जो लगाया हुआ है मैंने इमेज, उस पर ध्यान दीजिए। पहला न्यूरॉन है, उसकी एंडिंग क्या होती है? न्यूरॉन की एंडिंग होती है आपका नर्व एंडिंग, है ना? अब नर्व एंडिंग के बाद आपका दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। तो दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? डेंड्राइट। तो गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनैप्स, ठीक है? इट इज बेसिकली गैप बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, ठीक है? ये इमेज है जिससे आपको साइनैप्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये आपके दो न्यूरॉन है जैसे आपके इमेज में दिखाया हुआ, और जो बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है?
चलिए स्टूडेंट समझते हैं न्यूरॉन में आपके इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में जाती है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम होता है डेंड्राइट का। सो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन पास करेगी सेल बॉडी के पास, फिर सेल बॉडी से जाएगी एक्सोन, फिर एक्सोन से कहाँ जाएगा इम्पल्स नर्व एंडिंग में। अब नर्व एंडिंग के बाद क्या है, देयर इज अ गैप जिसको आपने क्या बोला, साइनैप्स बोला। फिर साइनैप्स में जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, साइनेप्स के बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वापस से उस इंफॉर्मेशन को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। सो इस तरीके से ना आपका जो न्यूरॉन है वो इम्पल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। पहले का डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, नर्व एंडिंग, फिर साइनैप्स, फिर दूसरे न्यूरॉन का अगेन डेंड्राइट उसको कैरी कर लेगा। सो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपकी ट्रांसमिट होती है। दिस इज व्हाट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, एज द नेम सजेस्ट, सेंसरी यानी ये किससे एसोसिएटेड है, सेंस ऑर्गन से एसोसिएटेड है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ना उनका काम होता है इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाना। कौन से न्यूरॉन है जो आपके रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने के लिए, वेरी गुड, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेकंड है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से आप क्या समझते हैं, दीज आर द न्यूरॉन जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपके CNS से बॉडी तक लेकर आना, ठीक है। इंफॉर्मेशन को बॉडी से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को बॉडी तक लेकर आना, ये किसका काम होता है, मोटर न्यूरॉन का। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा है आपका रिले न्यूरॉन। ये जो रिले न्यूरॉन होते हैं ना दे अलाउ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन टू कम्युनिकेट। रिले न्यूरॉन की वजह से सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। दिस अलाउस दीज टू न्यूरॉन टू कम्युनिकेट। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं ब्रेन टॉपिक को। सो ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी, ठीक है। ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर भी अटैच की हुई है जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा फोर ब्रेन की लोकेशन कहाँ है, मिड ब्रेन की लोकेशन, हिंड ब्रेन की लोकेशन। सो इस डायग्राम से आप बेसिकली इन तीनों जगह की लोकेशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन को। ओके, तो फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं ना बच्चों तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। सबसे पहला आपका सेरिब्रम, दूसरा डायंसेफिलोन एंड तीसरा है आपका ऑल्फैक्टरी लोब। इन तीन पार्ट्स से मिलके आपका फोर ब्रेन जो है ना बनता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों सेरिब्रम की तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स, ठीक है। जो आपका सेरिब्रम है ना बच्चों वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जैसा कि आपको यहाँ पे एनिमेशन भी लगा रखी है मैंने, रोटेटिंग स्कल है यहाँ पे, इसमें आपको पिंक कलर से दिख रहा होगा, ब्लू कलर से दिख रहा होगा, ये दोनों जो है ना बच्चों ये सेरिब्रम के ही दो हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट वाला राइट हेमिस्फीयर। सो इस तरीके से बच्चों आपका जो सेरिब्रम होता है ना वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। विजुअली भी आप समझ पा रहे होंगे इस एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। सेकेंड आता है बच्चों आपका डायंसेफिलोन। डायंसेफिलोन की बात करें तो ये आपके फोर ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड बीनीथ फोर ब्रेन। और तीसरा बच्चों आपका ऑल्फैक्टरी लोब है, और इन तीनों चीजों से मिलके आपका फोर ब्रेन जो है ना बना हुआ है, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस जो आपका फोर ब्रेन परफॉर्म करता है। चलिए बच्चों हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे आपका कि इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है बच्चों वो आपका मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। ये आपके सारे वॉलेंट्री एक्शंस जिनको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो ना, उन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम होता है बच्चों फोर ब्रेन का। थर्ड पॉइंट क्या है कि फोर ब्रेन जो है ना बच्चों वो आपका इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी मेमोरी जहां बनती है, मेमोरी फॉर्मेशन आपके फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों कि फोर ब्रेन रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। फोर ब्रेन जो है ना बच्चों वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करेगा एंड उसको इंटीग्रेट करेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों कि दिस इज द सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, मेमोरी,
रीजनिंग, स्पीच, कॉन्शियसनेस। सो फोर ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन जो इन सारी चीजों से एसोसिएटेड है, मेंटल एबिलिटीज से एसोसिएटेड है, कॉन्शियसनेस से एसोसिएटेड है, आपकी अलर्टनेस से एसोसिएटेड है। समझे माय डियर स्टूडेंट्स? लास्ट पॉइंट क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। मैंने आपको अभी बताया कि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, है ना? तो हाइपोथैलेमस का स्पेशल फंक्शन क्या है बच्चों? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में जरूर से 1 मार्क क्वेश्चन में आता ही है कि हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद हंगर, इट इज एसोसिएटेड विद बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, स्लीप। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों? तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इट इज द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, फटीग, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग एंड इमोशन। स्टूडेंट चलिए समझते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन को। सो मिड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। ठीक है? जैसा कि अभी हमने सीखा कि जो ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो मिड ब्रेन क्या करता है? आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? कि मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ठीक है? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, लाइक हेड, नेक, ट्रंक इन रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। ठीक है? आई मसल्स चेंज इन प्यूपिल साइज एज वेल एज शेप ऑफ आई लेंसेज। तो ये सब कुछ चेंज करने का काम होता है आपके मिड ब्रेन का। ठीक है? इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन। अगर हम कंक्लूजन पढ़ें कि मिड ब्रेन का ओवरऑल काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है? इनवॉलेंटरी एक्शन जो आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, जो आपकी इच्छा से आप खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है? एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना आपके मिड ब्रेन का फंक्शन होता है। ठीक है? इट ऑल्सो कंट्रोल बच्चों स्लीप वेक साइकिल। ठीक है? आपको किस टाइम पे नींद आएगी, आप किस टाइम जाग जाओगे। सो ये जो स्लीप वेकिंग साइकिल होती है ना हमारी, इसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है एंड दूसरा ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है? मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन जो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं हिंड ब्रेन के फंक्शंस को। हिंड ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सारा ओवरऑल हम हिंड ब्रेन के बारे में स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है? सो हिंड ब्रेन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सेरिबेलम, मेड्यूला, पॉन्स। ठीक है? इन तीन पार्ट्स में आपका हिंड ब्रेन जो है ना वो डिवाइडेड होता है। ठीक है? सेरिबेलम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है? हमारी बॉडी का पोस्चर, बैलेंस मेंटेन करने का काम होता है सेरिबेलम का। ठीक है? इट ऑल्सो डू द फंक्शन ऑफ प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है? वॉलेंट्री एक्शंस का ये प्रिसीजन करता है। ठीक है? लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पिकिंग ऑफ पेन, इस तरह के वॉलेंट्री एक्शंस को ये प्रिसाइज करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? सेकेंड पार्ट होता है आपके हिंड ब्रेन का मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा फुल नेम है इसका। ठीक है? मेड्यूला की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है? एग्जाम्पल वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर। जब भी आपको अपने कोई फेवरेट फूड को देख के सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है ना बच्चों, तो दैट इज ड्यू टू मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है? क्योंकि मेड्यूला ओब्लोंगाटा ही ना आपकी वॉमिटिंग को, सलाइवेशन को, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना बच्चों किसका फंक्शन है? मेड्यूला ओब्लोंगाटा का फंक्शन है। ठीक है? अगर हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं हिंड ब्रेन की, दैट इज पॉन्स, तो पॉन्स का काम होता है कंट्रोल करना वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है? मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, पॉन्स जो है वो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है? इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम भी आपके पॉन्स का होता है। ठीक है? सो दिस इज द थ्री पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, मेड्यूला, पॉन्स। ओके? अलोंग विद देयर फंक्शंस इस स्लाइड पे मेंशन है, सो प्लीज बच्चों पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ से भी सवाल आपके आते हैं। नाउ बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम सीखेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से प्रोटेक्टेड है। ठीक है? इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें हैं, उसको हम इस स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है? अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन जो होता है ना बच्चों, वो आपका एक बोनी बॉक्स में होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। सो यहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन जो है वो आपका इनक्लोज्ड है इन अ बोनी बॉक्स। किस लिए इसको क्यों रखा गया है एक बोनी बॉक्स में? फॉर द प्रोटेक्शन। ओके?
क्रेनियम से ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन लेयर्स, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, जो आपका ब्रेन है ना वो 3 मेम्ब्रेन लेयर्स से कवर्ड होता है, जिसको आप मेनिंजेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ फ्लूइड जो हमारे ब्रेन को इंजरीज से बचाता है, किसी तरह के मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है। ठीक है, कौन सा फ्लूइड है ब्रेन में जो ब्रेन को इंजरीज से बचाएगा? तो आंसर विल बी वेरी गुड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन को हम समझते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड पहली बात तो है क्या, इट इज अ सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। ठीक है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो आपके ब्रेन का एक एक्सटेंशन है, सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है। ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी आपके ब्रेन की तरह ना मेनिंजेस से रैप्ड होती है। ठीक है, ब्रेन के पास 3 मेम्ब्रेन लेयर है मेनिंजेस की। स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, स्पाइनल कॉर्ड से लिपटा हुआ है आपका मेनिंजेस, रैप हो रखा है पूरा का पूरा मेनिंजेस से, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना बच्चों, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को ना प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है बच्चों, एक वर्टिब्रल कॉलम है, देयर इज अ बैकबोन। ठीक है, बैकबोन के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बच्चों, जिसे आप बैकबोन कहते हो, ये आपका एक बोनी कॉलम है, बोन से बना हुआ है, 33 बोन से बना होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के आप हर एक बोन को बच्चों वर्टिब्री कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में है, विच इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के पास 3 चीजें हैं प्रोटेक्शन के लिए, रिवाइज करो मेरे साथ में, क्रेनियम, मेनिंजेस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में वर्टिब्रल कॉलम है, एक बोनी कॉलम है जिसमें 33 बोन्स है। ठीक है बच्चों, हर एक बोन को आप क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्री। इसके पास ही मेनिंजेस है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। सो ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए ब्रेन और स्पाइनल, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं अब तक सारी स्लाइड्स में। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें आपकी दो चीजें आती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स है बच्चों जो ब्रेन से अराइज करती हैं। ठीक है, जो ब्रेन से निकल रही है नर्व्स उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एंड जो स्पाइनल कोड से निकल रही है नर्व्स उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे इनका नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 चलिए पेयर्स, एंड स्टूडेंट्स, हम स्पाइनल डिस्कस नर्व्स करते की हैं कि कुछ होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 31 को पेयर जो इस लेक्चर नंबर 1 से बन सकते हैं आपके। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये आपको खुद से आंसर करना है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है सबसे प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से उठाए गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, ट्राई टू राइट कीवर्ड्स। ठीक है, जो भी कीवर्ड्स मैंने बताया आपको लेक्चर्स में उन सब का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। सो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपसे खुद से सॉल्व करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल। So students, we are done with the today's lecture. Thank you so much for attending the lecture. Keep learning, keep shining.